हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु कुमार। आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल बोर्ड फैक्ट विद प्रियांश पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पुनः से हिंदी का क्वेश्चंस। हम लोग पिछले क्लास में क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक देखे थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस था। आज हम लोग फिर से क्वेश्चन नंबर 11 के आगे से क्वेश्चंस देखेंगे। कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ये भी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। मालती के पति का परिचय अपने शब्दों में दे। मालती के पति और मालती का संबंध रोजपाठ से है। रोजपाठ सचितानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञेन के द्वारा लिखा गया। तो ये जो रोज पाठ है इसमें मालती का कैरेक्टर बहुत ही अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा बार मालती का जिक्र किया जाता है, क्योंकि मालती का जो दिनचर्या है वह नित्य दिन रोज शब्द से है। और मालती के पति का नाम महेश्वर होता है, जो एक पेशे से डॉक्टर होता है। वो डेली डिस्पेंसरी से घर आता है। डिस्पेंसरी मतलब अस्पताल से घर आता है और अस्पताल से डिस्पेंसरी जाता है। डिस्पेंसरी से घर आता है, डिस्पेंसरी से अस्पताल यानी डिस्पेंसरी जाता है। तो महेश्वर उसका भी संबंध रोज से ही जुड़ा हुआ है। रोज मतलब प्रत्येक दिन एक ही काम से। अगर कोई काम आप डेली करते हो तो उससे आपका मन उब जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते करते आपका मन बोर हो जाता है, इसलिए आप कुछ गेम खेल लेते हो। तो सेम रोज पाठ में यही जिक्र किया गया है रोज शब्द से। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे एग्जाम में लिखना है। मालती के पति का नाम महेश्वर होता है, जो वह रोज डिस्पेंसरी चला जाता है और वह सीधे दोपहर में भोजन करने और कुछ आराम करने आते हैं। और वह फिर से वह डिस्पेंसरी जाकर रोगियों को देखता है। मैंने आपको बताया ही कि महेश्वर जो होता है एक पेशा से डॉक्टर होता है। उसका जीवन भी रोज एक ही चीज़ों पर चलता है। वो डेली आता है घर, खाना खाता है, आराम करता है, फिर डिस्पेंसरी चला जाता है रोगियों को देखने के लिए, मतलब शाम में चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण क्या है। तो देखिए, चंपारण क्षेत्र में बाढ़ के बढ़ने का क्या कारण है। ये जो चंपारण क्षेत्र जो है, यह आपके चैप्टर ओ सदा नीरा से लिया गया है। ओ सदा नीरा नाम का एक चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चंस आया है। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या हो सकता है। चंपारण में जो बाढ़ बढ़ने का मुख्य कारण होता है वहाँ के जंगलों का कटाई करना। अगर आप जंगल काट दोगे तो उससे बहुत सारी हानियाँ होती है। जो समुद्र से जो पानी हमारे गांव में या कहीं पे बाढ़ आती है, अगर जो वृक्ष रहता है उससे कुछ हद तक रोका जा सकता है। जो टहनियाँ है, जो नीचे का जड़ है, वो रोक लेता है कस के। इसलिए कहा जाता है कि जंगल की कटाई नहीं करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता के बढ़ने का कारण है वहाँ के जंगलों की कटाई कराना। और जो समुद्र की जो लहराई समुद्र की जो लहराई जो फैलती है, जो प्रचंड एक रूप ले लेती है, उसको काली का रूप बोला जाता है। बाढ़ को जो होता है एक प्रचंड रूप ले लेती है, उस प्रचंड को काली के रूप में माना जाता है, काली देवी के रूप में। ये याद रखिएगा आप कि जो बाढ़ की प्रचंडता का स्वरूप क्या है, तो काली देवी है। इस चैप्टर में जिक्र किया गया। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर
14। शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है? तो देखिए, महाकवि भूषण ने अपने कविता में छत्रपति शिवाजी की महिमा का गुणगान किया है। महाराज शिवाजी की तुलना कवि ने इंद्र, परशुराम, जंगल की आग और शेर प्रकाश यानी सूर्य देवता से, प्रकाश मतलब सूर्य देवता से एवं कृष्ण से की है। शिवाजी की तुलना, शिवाजी के व्यक्तित्व में सभी देवताओं का गुण विराजमान है, जैसे उपरोक्त अंधेरे में दंभ अत्याचार को दूर करने में। अंधेरे में आप रहोगे तो आपके ऊपर अत्याचार भी हो सकता है, उसको दूर कैसे करोगे? मान लो अंधेरा है तो वहाँ पे उजाला कर दोगे तो वहाँ पे जीत भी हो सकती है, अंधेरा पर जीत उजाला का। ठीक है, इसी प्रकार मृगराज अर्थात शेर के रूप में महाराज शिवाजी की तुलना की गई है। मल्लिच्छ व उसके राजा औरंगजेब से जो महाराज शिवाजी हैं वह लोहा ले रहे थे, तो महाराज शिवाजी में वीरता, धीरता, बहुत सारे गुण हैं जो वह वीरता के प्रतीक है। इसलिए शिवाजी की तुलना मृगराज अर्थात शेर के रूप में की गई है। तो चलिए आप लोग इसके शॉर्ट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी द्वारा रचित पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? देखिए, करबक पाठ है, यह मोहम्मद मलिक जायसी द्वारा लिखित है। इस पाठ में मोहम्मद मलिक ने कलंक, कांच, कंचन शब्द का अर्थ बताए हैं। कलंक का अर्थ जिस प्रकार चांद के ऊपर धब्बा लग जाता है, काला धब्बा रहता है, लेकिन तब पर भी वो अपने प्रकाश से संसार को चमका देता है, संसार को चमका देता है। ओझल उसके सामने जो संसार की जो सोचने की जो क्षमता, ये सभी ओझल हो जाते हैं, सभी के सभी चमक जाते हैं और अंधकार छा जाता है उसके चेहरे पे, आंखों पे, कि इतना चमक रहा है। ठीक उसी प्रकार जो मोहम्मद मलिक जायसी जी हैं वह नेत्रहीन है, उसके आगे कुछ नहीं दिखता है, लेकिन उनका जो गुण है उसके सामने सब ओझल हो जाते हैं, सब उनके गुण के आगे सब ओझल हो जाते हैं। और जो कंचन शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया सुमेरु पर्वत, शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किया गया सुमेरु पर्वत सोने का बन जाता है, सोने का बन जाता है। और जो सुमेरु पर्वत है वह उत्तराखंड में है। चलिए देखते हैं किस प्रकार लिखना है हम लोग को। अपनी कविताओं में जायसी ने कलंक, कांच और कंचन आदि शब्दों का प्रयोग किया है। आदि शब्दों में जो आत्मविश्वास भी है, मोहम्मद मलिक जायसी ने आत्मविश्वास के बारे में भी बताया है, आदि शब्दों का प्रयोग किया है। इन शब्दों का कविताओं में अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती है। कलंक की कुछ और होगी, कंचन की कुछ और होगी। तो देखिए, और जिस प्रकार काले धब्बे के कारण चंद्रमा कलंकित हो गया, फिर भी वह अपनी प्रभा मतलब प्रकाश, प्रभा से जग को आलोकित किया। आलोकित मतलब चमका दिया, आलोकित करने का काम किया। उसकी प्रभा के आगे चंद्रमा का काला धब्बा भी ओझल हो जाता है। ठीक इसी प्रकार गुणीजन की कृतियाँ, मतलब गुणीजन मोहम्मद मलिक जायसी जी की कृतियाँ के सामने
एकादोष की नज़र ओझल हो जाती है। मैंने आपको बताया ही कि जो मोहम्मद मलिक जैसी जी वह एक नेत्र से नेत्रहीन है, ओझल हो जाते हैं। कंचन शब्द के प्रयोग के पीछे कवि की धारणा है कि जिस प्रकार शिव त्रिशूल द्वारा नष्ट किए गए सुमेरु पर्वत सोने का हो गया, ठीक उसी प्रकार संजनों की संगति और संसर्ग में गुण निहित है और इसका पात्रता भी अनिवार्य है। ये जो सुमेरु पर्वत है यह उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, पुत्र वियोग के लिए माँ क्या क्या कर सकती है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर उत्तर दें। पुत्र वियोग मतलब एक माँ अपने पुत्र के लिए क्या क्या कर सकती है। पहली तो बात यह है कि अपने पुत्र को माँ अपने पेट में 9 माह तक रखती है, 9 महीना यानी 270 दिन रखती है। और अपने पुत्र के लिए अगर पुत्र को कुछ होता है तो वह देवताओं से भी लड़ जाते हैं बचाने के लिए। और माँ खुद भूखी रह करके अपने बच्चों को खाना खिलाती है, और अगर उसको कुछ हो गया तो वो डर जाती है कि क्या हुआ नहीं हुआ। यही सब इस चैप्टर में, पुत्र वियोग चैप्टर में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है? क्या जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की बात से सहमत है? इसे दूर करने के लिए क्या सुझाव देनी चाहिए? भ्रष्टाचार की जड़ तो पहली बात है कि सरकार की गलत नीति होती है। सरकार की गलत नीति क्या? महंगाई, चोरी, ये सभी घोटाला, ये सभी सरकार की गलत नीति है। अक्सर आप विद्यालय में जाते हैं, अगर कुछ फॉर्म भरते हैं तो उसके लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। दफ्तर में जाते हैं तो आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाता है काम कराने के लिए। कहीं भी जाते हैं तो आपसे पैसा लिया जाता है। तो यह सरकार की गलत नीति है। अगर इससे बचने के लिए अगर सरकार लोगों के कल्याण के लिए करे तो वह अच्छी बात है। यही सब भ्रष्टाचार की जड़ है, और इसको दूर करने के लिए सरकार को एक ऐसी योजना लानी चाहिए जिससे भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, दलहन लोकतंत्र एवं साम्यवाद में कैसा संबंध है? चलिए बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये 19, ये 20। देखिए हम लोग स्क्रॉल करते हुए चलते हैं डायरेक्ट। देखिए, बापू एवं नेहरू के किन विशेषताओं का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? बापू और नेहरू के बीच में बहुत सारे ऐसे बातें हैं। बापू के बात को जेपी नहीं मानते थे, लेकिन तब पर भी बापू जी महात्मा गांधी बुरा नहीं मानते थे, उनको समझाते थे बैठा करके। जेपी बुराई करते थे जवाहरलाल नेहरू की, तब पर भी जवाहरलाल नेहरू इग्नोर करते थे जेपी के बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? नारी की पराधीनता तब से आरंभ हुई जब कृषि आरंभ हुआ, और यहाँ से 2 भागों में जिंदगी बट गई। जो पुरुष का जिंदगी रहा वह बाहर, और जो महिलाओं का जो जीवन रहा वह घर में। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हम लोग ऐसे ही करके क्वेश्चन सभी देखते चले जाएंगे, क्योंकि
ना आपके पास टाइम है, ना हमारे पास तो टाइम है ही, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। और इतना छोटा सा बोर्ड है जिसके कारण इस पर अट नहीं पाता है। और आप लोग इतना कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कर दो, इतना ढेर सारा प्यार दे दो, जिससे हम लोग अपना टीम बना पाए और डिजिटल बोर्ड खरीद पाए। तो इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो रहा है। आप लोग ऐसा ही क्वेश्चन को समझ लोगे, और मैं सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा, इसका आंसर थोड़ा मैं बोल दूंगा जिससे आपको दिक्कत ना हो। देखिए, हम लोग क्वेश्चंस पढ़े थे, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई। उसी में अथवा करके पूछ सकता है, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह अपूर्ण है। और इसमें अथवा में और पूछ सकता है, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में रविंद्र प्रसाद एवं प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट हैं। ये जो है अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है, और अर्धनारीश्वर पाठ के जो लेखक हैं जो वह रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, इतिहास की क्रियाई प्रक्रिया का क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है। देखिए क्रिमियाई प्रक्रिया का क्या तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 23, अर्थ स्पष्ट करें। वसुंधरा भोगी मानव एवं धर्मांध मानव दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वसुंधरा भोगी मानव यानी कि आप कह सकते हैं ये जो इसमें वसुंधरा भोगी और धर्मांध मानव भोगी, ये दोनों जितने कचरा होते हैं, मतलब शहर में और गांव में जितने भी लोग होते हैं, वह कचरा को गंगा जी में फेंक देते हैं। इसलिए कहा गया है एक सिक्के के दो पहलू। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 24, सिपाही पाठ में दोनों लड़कियां कौन हैं। और दोनों लड़कियां कौन हैं। क्वेश्चन नंबर 25, बिस्नी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बिस्नी मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि मुन्नी का विवाह कराना है, इसलिए मानक को लड़ाई में भेजती है। क्वेश्चन नंबर 26, एकांकी एवं नाटक में क्या अंतर है। एकांकी में केवल चरित्र को दिखाया जाता है, जबकि नाटक में पूरे चरित्र और विकास दोनों को दिखाया जाता है। चरित्र और उसके पात्र को, उसके गुण को, सभी को दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, मानक एवं सिपाही एक दूसरे को क्यों मारना चाहता है। मानक जो है एक सिपाही है और दूसरे सिपाही को अपने देश के प्रति किसी भी सिपाही को लगाव होता है। अगर उसके देश में घुस करके अगर लड़ाई हो रहा है तो वह रियली है कि वह एक दूसरे को नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह जानी दुश्मन है। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा का क्या अर्थ है अथवा जहाँ भय है वहाँ मोक्ष नहीं। शिक्षा का अर्थ है अपने आप को समझना, ये ना कि नौकरी पाना। जहाँ भय है वहाँ मोक्ष नहीं, मतलब आपके अंदर डर है तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। अगर आपको नौकरी पाना है, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, आपके अंदर पहले डर को भगाना होगा। जहाँ डर होगा वहाँ मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 28, कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29, सूरदास के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। सूरदास के प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, तुलसीदास जी सीता से कैसे सहायता मांगते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर, भवसागर पार करने के लिए यह तुलसीदास जी सीता जी से सहायता मांगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का अथवा में इस प्रकार पूछ सकता है, तुलसीदास या तुलसी सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं। देखिए, ये जो इस पाठ में तुलसीदास जी सीता को हमेशा माँ कह करके संबोधित किया है, हमेशा माँ कह करके संबोधित किया है। इसलिए माँ का जो दिल होता है वो काफ़ी मुलायम होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, नरम होता है। इसलिए बेझिझक तुलसीदास जी अपने सीता माँ से विनती कर रहे हैं कि वह राम के पास अपना विनती ले जाए भवसागर को पार कराने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, नाभादास जी ने छप्पे में कवि की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है। क्वेश्चन नंबर 32, मुझे देखी नहीं मानी का अर्थ क्या है। मानी का क्या अर्थ है, कवि पर यह कैसे लागू होता है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, उत्सव कौन मना रहा है और क्यों। क्वेश्चन नंबर 34, बूढ़ा मशक वाला क्या है और क्यों। क्या है नहीं, क्या कहता है, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 35, बिटिया से क्या सवाल किया गया, अथवा बिटिया लोहा कहाँ कहाँ पहचान पाती है, अथवा लोहा क्या है इसकी खोज क्यों की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 36, कविता गांव का घर में किस शोक गीत की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे। देखिए, भारत में आतंकवाद पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 37 का दूसरा, बसंत पंचमी पर निबंध लिखना है। थर्ड, स्वतंत्रता दिवस पर निबंध लिखना है। फोर्थ, मेरे प्रिय कवि, यानी आप किसी कवि के बारे में लिख दोगे, नाभादास जी के बारे में लिख दोगे, या तुलसीदास जी के बारे में लिख दोगे, या वाल्मीकि के बारे में लिख दोगे, किसी पर एक निबंध लिखना है। दहेज प्रथा पर लिखना है। चलिए, इतना क्वेश्चंस लिखना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, हम लोग टोटल 37 क्वेश्चंस कर लिए और देख भी लिए। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसका मैंने सॉल्यूशन भी दिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया। इसके पीछे का रीज़न है कि बोर्ड पे जगह नहीं रहता है और लिखने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। आप लोग के पास अगर मॉडल पेपर होगा उससे आप लोग पढ़ लोगे। इतना टाइम देने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।